हेलो साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी जानकारी जीओवीटी पे। तो आज हम आपके बीच जो योजना की जानकारी लेकर के आए हैं, ये पीएमईजीपी स्कीम यानी कि प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत आपको अगर अपना रोज़गार करना है, ठीक है, आप बेरोज़गार हैं, अपना रोज़गार करना है या कोई नए उद्यम खोलना चाहते हैं, तो सरकार आपको देगी बजट जो देने वाली है उस पर आपको सब्सिडी भी मिलेगा। और ये जो योजना है इसके अंतर्गत आपको ऋण भी देना होगा। तो आइए इस योजना का डिटेल जानते हैं। इसमें पात्रता के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कौन कौन से लोग पात्र हैं, अप्लाई कैसे करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे, तो सारी चीज़ इस वीडियो में बताया गया है। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहें और इसमें कैसे अप्लाई करना है इसकी भी जानकारी आप यहाँ से प्राप्त करके जाएँ। तो देखिए, ये है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना। इस योजना का जो नाम है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ठीक है, और इसका विवरण क्या है कि ये 2008 अगस्त 2008 से शुरू किया गया है। ये प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना है। ठीक है, और ये एक ऋण आधारित सब्सिडी योजना होने वाला है, यानी कि आपको सब्सिडी मिलेगा। सब्सिडी के अलावा जो आपके पैसा बच जाएगा, जो ऋण बच जाएगा, उस पर आपको ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, इसका संचालन कौन कर रहा है? तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय। ठीक है, और इसके द्वारा क्या है कि पीएमईजीपी का उद्देश्य क्या है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गैर कृषि क्षेत्र जहाँ पे खेती का काम नहीं होता है, उस तरह के क्षेत्रों में उद्यमों की स्थापना करना, यानी छोटी छोटी कंपनियां और छोटी छोटी उद्योग को लगाना और मध्यम रोजगार के अवसर पैदा करना। और इस योजना जो है, इस योजना के तहत 15वें वित्त आयोग के चक्र में, यानी कि 2021-22 से लेकर के 2025-26 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी करने की मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, 5 वर्षों के लिए जारी हो गई है। और पीएमईजीपी जो है, इसका गठन 31 मार्च 2008 तक संचालित 2 योजनाओं के अंतर्गत, 2008 से पहले 2 योजना चल रही थी। तो एक कौन था? एक था प्रधानमंत्री रोजगार योजना और दूसरा था ग्रामीण रोजगार सृजन योजना। इस दोनों को मिला करके एक नई योजना लेकर के आया है जिसका नाम है पीएमईजीपी। ठीक है, और इसको मिला दिया गया और 5 वित्तीय वर्षों यानी कि 2021-22 से 2025-26 तक के लिए पीएमईजीपी के लिए 13,554.42 करोड़ रुपये का परिव्यय स्वीकृत कर दिया गया है। यानी इतना बजट पास कर दिया गया है 5 वर्षों के लिए, जो 2021-22 से लेकर 2025-26 तक है, और जिसमें लगभग 4 लाख, ठीक है, 4 लाख परियोजनाओं को स्थापित की जाएगी। यानी कि इसके अंतर्गत उद्देश्य रखा गया कि कम से कम 4 लाख नए परियोजना का स्थापित कर दिया जाए, और प्रति इकाई कम से कम 8 व्यक्ति को रोजगार मिल जाए। ठीक है, यानी कि एक योजना का जो स्थापित होगा उसमें कम से कम 8 व्यक्तियों को रोजगार मिल जाए। और इस तरह से टोटल कितने लोग रोजगार पाएंगे या कितने रोजगार के सृजन होगा? तो लगभग 30 लाख रोजगार का सृजन हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे 4 लाख लगाने वाला है तो 8 चौक 32 लाख होता है, लेकिन फिर भी बोला गया है कि किसी में कम भी हुआ तो टोटल 30 लाख रोजगार का कम से कम सृजन हो जाएगा इसके अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं इसमें कि इसके अतिरिक्त प्रत्येक वित्तीय में 1000 नई इकाइयों का उन्नयन, यानी कि जितने वित्तीय वर्ष होंगे कम से कम 1000 नए इकाई लगाने का प्रयास किया जाएगा। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि स्वरोजगार, ठीक है, यानी कि सरकार पे निर्भर नहीं होना। सब सरकारी नौकरी कर रहे हैं, यहाँ पे स्वरोजगार दिया हुआ है कि अपना रोजगार उपक्रम, परियोजना या सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना किया जा सके। और इसके माध्यम से क्या होगा कि देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना, यानी हम खुद रोजगार करेंगे और बाकी लोगों को भी हम रोजगार देंगे अगर इस तरह के योजना के अंतर्गत हम अगर काम करते हैं। और इसमें क्या होगा कि व्यापक रूप से फैले पारंपरिक कारीगर, ग्रामीण व शहरी बेरोजगार युवकों को एक साथ लाना, यानी कि कुछ लोग जो व्यापक रूप से पारंपरिक कारीगर हैं, ठीक है, यानी जिसकी परंपरा चली आ रही है, और वो मान लीजिए कि कोई कारपेंटर का काम कर रहा है, उसके 1-2 पीढ़ी पहले से भी वही काम कर रहा है, और कोई वैसा है जो एकदम बेरोजगार है, तो दोनों को एक साथ ला करके, एक तो मदद करेगा दूसरा काम करेगा, एक साथ लाने का प्रयास किया जा रहा है। और इस तरह से काम जो है और नए नए रोजगार का अवसर पैदा करना, इस तरह से करके। और इसमें क्या होगा
देखिए व्यापक रूप से बेरोजगार युवक को और पारंपरिक कारीगर दोनों को एक साथ ला करके और उन्हें यथासंभव उनके स्थान पर ही रोजगार प्रदान करना, यानी कि उनको इसके काम के लिए बाहर नहीं जाना पड़े, वो जहाँ हैं वहीं पे अपने शहर में अपने गांव में ही उनको रोजगार मिल जाए। और देश में पारंपरिक भावी कारीगर, यानी कि जो अच्छे कारीगर हैं, भावी हैं, अनुभवी कारीगर हैं और पारंपरिक कारीगर हैं, तथा ग्रामीण व शहरी बेरोजगार युवकों के बड़े वर्ग को निरंतर अस्थायी रोजगार प्रदान करेगा, ताकि वो ग्रामीण युवकों का जो है वो पलायन को रोका जा सके। ठीक है, ताकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के पलायन को रोका जा सके, यानी कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लोग जो काम करने के लिए बाहर चले जाते हैं और अपने गांव शहर को छोड़कर उनको बाहर कमाने के लिए जाना पड़ता है, वो चीज़ को रोका जा सके, कम किया जा सके, इस चीज़ के लिए ये किया जा रहा है। और श्रमिकों और कारीगरों के वेतन अर्जन की क्षमता में भी वृद्धि करने की प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, यानी कि अभी जितना वेतन है उससे वेतन भी उसका बढ़ जाए, तो वो करने का प्रयास किया जा रहा है। और शहरी रोजगार की वृद्धि दर को योगदान देने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसका कार्यान्वयन कौन कौन सी एजेंसियां कर रही है, यानी किनको इसका भार सौंपा गया है, तो राष्ट्रीय स्तर पर इस योजना का कार्यान्वयन खादी ग्रामोद्योग आयोग, ठीक है, यानी कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC द्वारा इसका अनुमोदन किया जा रहा है, इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। और जो क्या है, MSME मंत्रालय प्रशासनिक नियंत्रण में एक वैधानिक संगठन यानी कि उनको कानूनन ये संगठन बना है और ये एक नोडल एजेंसी भी है इस चीज़ के लिए। ठीक है, और साथ में क्या है कि राज्य स्तर पर इसका कौन काम करेगा, तो ये जो है राष्ट्रीय स्तर पर, केंद्र स्तर पर था, राज्य स्तर पर ये खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के राज्य कार्यालयों, ठीक है, यानी कि राज्य में जो कार्यालय खुला है उसके अंतर्गत, और राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड KVIB, ठीक है, या जिला उद्योग केंद्र डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर, ये भी काम करेगा। ये कॉयर बोर्ड भी इससे संबंधित गतिविधियों को देखेगा। और साथ में कुछ बैंकों को भी, बैंकों के माध्यम से किया जाता है, जो बैंक आपको लोन प्रोवाइड करेगा। सरकार इस योजना के कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त एजेंसियां शामिल की है। ठीक है, यानी कि कर सकती है, ये सब एजेंसी जिसके बारे में चर्चा किया गया है, इन्हीं लोगों को शामिल की है इस योजना में काम करने के लिए। ठीक है, और अब इसमें लाभ क्या होने वाला है, तो ये लाभ को जानते हैं कि इसमें मार्जिन मनी सब्सिडी है। ठीक है, यानी आपको कुछ सब्सिडी दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, ये देखते हैं कि नए सूक्ष्म उद्योगों और इकाइयों की स्थापना के लिए मार्जिन मनी सब्सिडी के वितरण हेतु वार्षिक बजट अनुमोदन के अंतर्गत धनराशि आवंटित की जाएगी। यानी इस वर्ष में जितना सब्सिडी का प्रस्ताव रखा गया है उतना आपको प्रस्ताव दिया जाएगा। यानी कि प्रस्ताव अगर मान लीजिए इस वित्तीय वर्ष में रखा गया है कि अगर आप कोई लोन लेते हैं PMEGP के तहत तो आपको 30% दिया जाएगा, तो 30% आपको उसमें सब्सिडी दिया जाएगा। मान लीजिए अगला वित्तीय वर्ष में उसको घटा करके 25% कर दिया जाता है तो 25% दिया जाएगा, या बढ़ा करके 35% कर दिया गया तो 35% दिया जाएगा। लेकिन ये सब्सिडी कोई फिक्स नहीं है, उस वर्ष जो है यानी कि ये वित्तीय वर्ष, ठीक है, वितरण हेतु वार्षिक बजट अनुमोदन में जो रखा गया है उसके अंतर्गत दिया जाएगा। ये फिक्स नहीं कि 5 साल के लिए ये योजना को लागू कर दिया गया तो 5 साल के लिए एक ही तरह की सब्सिडी रहेगी, नहीं, ये बढ़ घट सकता है। और मार्जिन मनी सब्सिडी के लिए बजट अनुमोदन के अंतर्गत आवंटित धनराशि में से प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए 100 करोड़ या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन राशि, यानी कि 100 करोड़ का बजट जो है वो सबको सब्सिडी के रूप में बांट दिया जाएगा, सभी लोगों को मिलाकर। ठीक है, और उसमें उसके बाद भी कह रहे हैं कि 100 करोड़ होगा या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित, ठीक है, जो सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अनुमोदित किया जाएगा, या 100 करोड़, दोनों में से कोई एक, ठीक है, या मौजूदा PMEGP मुद्रा इकाइयों के उन्नयन हेतु मार्जिन मनी के यानी सब्सिडी के रूप में वितरण निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, या तो 100 करोड़ या तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जितना अनुमोदित किया जाएगा उतना सभी को मिलाकर सब्सिडी के रूप में बांट दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि नए सूक्ष्म उद्यम इकाइयों, तो नए सूक्ष्म उद्यम इकाइयों की स्थापना के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, तो PMEGP के अंतर्गत लाभार्थी श्रेणियों का जो है नए उद्यम स्थापित करने के लिए सामान्य श्रेणी का अंशदान, यानी कि उसका जो परियोजना लागत होगा वो 10% सब्सिडी की दर होगी। ठीक है, और उसके बाद जो परियोजना लागत होगा
वो शहरी क्षेत्रों के लिए 15% और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 25% का होगा। ठीक है। और पीएमईजीपी के अंतर्गत लाभार्थी की श्रेणियां नए उद्यम स्थापित करने के लिए विशेष श्रेणी, यानी कि कुछ विशेष श्रेणी को दिया गया है छूट। तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिलाएं एवं पुरुष सैनिक, ट्रांसजेंडर, दिव्यांग, पूर्वोत्तर अक्षांशीय जिले। ठीक है। पूर्वोत्तर में जितना अक्षांशीय जिले है, यानी कि नागालैंड वगैरह हो गया। ठीक है। 7 सिस्टर जिसको कहा जाता है, वो सब। साथ में क्या है कि पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्र जहाँ पे बॉर्डर लाइन, बॉर्डर टच करता है, उस जगहों के, और सरकार द्वारा अधिसूचित यादी सहित इन लोगों का लाभार्थी की श्रेणी, यानी इन लोगों को लाभ दिया जाएगा। ठीक है। साथ में क्या है कि लाभार्थी का अंशदान क्या होगा, तो 5% होगा। कहाँ, परियोजना का लागत में। और सब्सिडी की दर क्या होगी, यानी कि लाभार्थी अगर इस योजना के अंतर्गत कोई ऋण लेने जा रहा है, तो जितना बड़ा वो परियोजना लगाने जा रहा है, जितना बड़ा योजना लगाने जा रहा है, जितना उसमें धनराशि लगने का है, उसमें 5% लाभार्थी को ही देना पड़ेगा। ठीक है। 5% आप दीजिए, 95% सरकार की तरफ से लगाई जाएगी। कभी कभी ये 10% हो जाता है, यहाँ पे 5% मेंशन किया गया है। और ये जो हम ये जानकारी निकाल करके लाते हैं आप लोगों के लिए, ये ऑथेंटिक उसके वेबसाइट से जानकारी निकाल करके लाते हैं। ये कोई अपने लिखा गया नहीं है कि अपने मन से किसी भी तरह से लिख दिए हैं। ये जानकारी उसके वेबसाइट से हम निकाल करके आप लोगों के लिए लाते हैं, बेहतर जानकारी, ताकि आप लोगों को एक सटीक जानकारी मिल सके। किसी भी परियोजना का आप लाभ लेने जा रहे हैं तो कहीं भी डेटा इधर उधर नहीं हो। ठीक है। और सब्सिडी का दर क्या होगा, तो परियोजना का लागत का शहरी क्षेत्रों के लिए 25% और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 35% सब्सिडी दिया जा रहा है। ठीक है। इस योजना के अंतर्गत, यानी कि अगर आप किसी भी योजना में 100 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो 25 रुपये आपको वापस, 100 रुपये का आपने ऋण लिया है, तो 25 रुपये आपको शहरी क्षेत्रों के लिए 25 रुपये ऋण आपको नहीं चुकाना है। बाकी जो 75 रुपये आपसे बच रहा है, उसमें ब्याज सहित जोड़ करके आपको चुकाना है। ठीक है। ये तो हो गया शहरी क्षेत्रों के लिए। और ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आप 100 रुपये का ऋण लेते हैं, तो आपको 35 रुपये घटाकर जो बच रहा है 65 रुपये, उसमें से आपको ऋण सहित, ऋण जो है ब्याज सहित चुकाना है। ठीक है। यानी उसमें ब्याज भी लगेगा, बाकी जो बच रहा है धनराशि। उसके बाद क्या जानकारी है, तो नोट में कुछ दिया गया है। क्या दिया गया है कि विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत मार्जिन मनी सब्सिडी के लिए स्वीकार्य परियोजना इकाई की अधिकतम लागत 50 लाख रुपये रखी गई। यानी कि 50 लाख रुपये से अधिक लागत की कंपनी को आप, या विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत स्वीकार्य नहीं होगा, सब्सिडी स्वीकार्य नहीं होगा। ठीक है। अगर आपको सब्सिडी के अंतर्गत लेता है, तो आपका ऋण 50 लाख के अंदर होना चाहिए, 50 लाख तक होना चाहिए। व्यवसाय सेवा के अंतर्गत क्षेत्र का अगर मार्जिन मनी चाहते हैं, यानी सब्सिडी के अंतर्गत स्वीकार करना चाहते हैं, तो 20 लाख रुपये, यानी 20 लाख रुपये का लोन अगर आप लेते हैं, किस चीज़ के लिए, व्यवसाय या सेवा के लिए। ठीक है। विनिर्माण मतलब उद्योग निर्माण के लिए। ठीक है। कोई उद्योग निर्माण के लिए, अगर कोई व्यवसाय खोल रहे हैं या सेवा, ठीक है, यानी किसी प्रकार की कंपनी खोल रहे हैं जहाँ पे आप किसी को सेवा देंगे। ठीक है। तो उस तरह के कंपनियों के लिए 20 लाख से अधिक जो है वो आपको सब्सिडी के अंतर्गत नहीं दिया जाएगा। और पूर्व परियोजना का लागत शेष अंशदान छोड़कर बैंकों द्वारा प्रदान की जाएगी। यानी कि आपका जो अंशदान है, अभी जो बोले कि 5% यहाँ पे लिखा गया है, कहीं कहीं 10% भी होता है, तो ये आप अपने एरिया के हिसाब से पता कर लीजिएगा। ठीक है। तो अगर आप 100 करोड़ की, 100 करोड़ नहीं, उतना बड़ा तो कंपनी यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करा रही। मान लीजिए 20 लाख वाला ही कंपनी को मानते हैं। अगर 20 लाख आप अगर चाहते हैं कि 20 लाख की कोई कंपनी खड़ा करना चाहते हैं जिसमें व्यवसाय या सेवा के अंतर्गत, तो आपको इसका 5% देना होगा। ठीक है। और ये अंशदान आपको देना होगा, और बाकी जो बचेगा वो बैंकों द्वारा प्रदान की जाएगी, जो आपके लिए लोन होगा। ठीक है। और इस लोन में आप अगर ग्रामीण क्षेत्र के हैं तो 35% काट कर बाकी जो बचेगा उसको ऋण जो है ब्याज सहित आपको चुकाना पड़ेगा। ठीक है। और अगर आप शहरी क्षेत्र के हैं तो 25% काट कर बाकी जो बचेगा उसको आपको ब्याज सहित चुकाना पड़ेगा। आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम अच्छी तरह से और भी तोड़कर समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या दिया रहा है कि कुल परियोजना का लागत शेष राशि स्वयं से अंशदान छोड़कर, यानी हम जो अंशदान देंगे, अगर हम ले रहे हैं
लोन ऋण तो हम जो अंशदान देंगे उसको छोड़कर बैंकों द्वारा प्रदान की जाएगी। और यदि विनिर्माण और सेवा व्यवसाय क्षेत्र के लिए कुल परियोजना का लागत 50 लाख या 20 लाख से अधिक होगा तो शेष राशि बैंकों के द्वारा आपको दी जाएगी, प्रदान की जाएगी सरकार सब्सिडी के, यानी कि बिना सब्सिडी के, ठीक है, सरकार बिना सब्सिडी के आपको प्रदान की जाएगी। यानी कि आप अगर 50 लाख या 20 लाख से बड़ा कंपनी खोलना चाहते हैं, ठीक है, आप जो लगा रहे हैं उद्योग उसमें 50 लाख से अधिक लगेगा, या सेवा और बिजनेस के व्यापार के लिए लगा रहे हैं तो 20 लाख से अधिक लगेगा, तो बाकी भी आपको प्रदान की जाएगी बैंकों द्वारा। की जा सकती है, कहा है की जाएगी, नहीं ज़रूरी नहीं है, की जा सकती है। इसके बारे में भी आप जानकारी ले लीजिएगा बैंक से, ठीक है, क्या आप प्रोवाइड कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, लेकिन उस पर आपको सब्सिडी नहीं मिलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि बिना किसी सरकारी सब्सिडी के आपको प्रदान की जाएगी, ठीक है। और बाकी क्या है कि मौजूदा जो है PMEGP मुद्रा इकाइयों के उन्नयन हेतु दूसरा ऋण क्या है, तो PMEGP के अंतर्गत लाभार्थी की श्रेणी मौजूदा इकाई के उन्नयन हेतु सभी श्रेणियाँ हैं और लाभार्थी का अंशदान परियोजना का 10%, देखिए वहाँ 5% लिखा था, यहाँ पे 10%, और सब्सिडी की दर परियोजना लागत का 15%, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में 20%, ठीक है। तो सब्सिडी कितना 15% और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में 20%, ठीक है, सब्सिडी दर होगा। और यहाँ पे क्या दिया रहा है कि विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत उन्नयन हेतु मार्जिन मनी सब्सिडी हेतु स्वीकार्य परियोजना इकाई के अधिकतम 10 करोड़ अधिकतम सब्सिडी 15 लाख, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में 20 लाख होगी, ठीक है। तो अगर आप ये जो पूरा बांटने वाला है वो 10 करोड़ है, ठीक है, सब्सिडी, और उसमें से 15 लाख जो है वो कहाँ है, अधिकतम सब्सिडी 15 लाख और पूर्वोत्तर में 20 लाख की है, ठीक है। और व्यवसाय सेवा क्षेत्र के अंतर्गत उन्नयन हेतु मार्जिन मनी यानी सब्सिडी जो स्वीकार्य होगा वो अधिकतम 25 लाख के तहत अधिकतम 3,75,000 पूर्वोत्तर और पहाड़ी में 5 लाख, ठीक है। यानी कि 3 लाख सब्सिडी के रूप में आपको दे सकता है अधिकतम, ठीक है, उससे अधिक नहीं देगा, और पूर्वोत्तर पहाड़ी क्षेत्रों में 5 लाख तक सब्सिडी दे सकता है। कुल परियोजना की लागत की शेष राशि स्वयं अंशदान को छोड़कर बैंकों द्वारा प्रदान की जाएगी, ठीक है, ये भी नोट में दिया हुआ है। और यदि विनिर्माण और सेवा व्यवसाय के क्षेत्र के लिए कुल परियोजना का क्रमशः 10 करोड़ या 25 लाख से अधिक है तो शेष राशि बैंकों द्वारा बिना सब्सिडी का प्रदान किया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या दिया हुआ है आगे, तो PMEGP के अंतर्गत नए उद्यम या इकाइयों किस प्रकार, तो उसको लेने के लिए पात्रता क्या है कि आपका उम्र 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए। PMEGP के अंतर्गत परियोजना स्थापित करने के लिए सहायता के लिए कोई आय सीमा नहीं होगी, ठीक है, यानी कि कोई सहायता करने की कोई आय सीमा नहीं होगी। इसके अलावा क्या है कि विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख रुपये से अधिक व्यवसाय सेवा क्षेत्र में 5 लाख रुपये से अधिक का अगर लागत का आप परियोजना स्थापित करते हैं, यानी कि अगर आप विनिर्माण क्षेत्र में मान लीजिए कि किसी चीज़, विनिर्माण क्या है, किसी भी हम फैक्ट्री लगाएं, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उस तरह के काम को विनिर्माण कहा जाता है। तो अगर आप विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख से अधिक का बिजनेस मतलब कंपनी खड़ा करना चाहते हैं, और या तो व्यवसाय और सेवा क्षेत्र में, व्यवसाय किसको कहा जाता है, हम एक जगह से सामान खरीद कर दूसरी जगह बेच रहे हैं तो उसको व्यवसाय, ठीक है। और ये सेवा क्षेत्र यानी कि कुछ इस तरह का काम खोल करके रखे हैं जहाँ पे हम लोगों को सेवा प्रोवाइड कराते हैं, उसके बदले हम पैसा लेते हैं, ठीक है। तो इस तीनों के अंतर्गत अगर आप 5 लाख से अधिक या विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख से अधिक या व्यवसाय और सेवा क्षेत्र में 5 लाख से अधिक का अगर आप परियोजना खोलने वाले हैं या स्थापित करने वाले हैं तो लाभार्थी को कम से कम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, यानी कि आप 8वीं पास का सर्टिफिकेट आपको संलग्न करना जरूरी होगा। और इस योजना के अंतर्गत सहायता केवल PMEGP के अंतर्गत विशेष रूप से स्वीकृत नई परियोजनाओं के लिए ही उपलब्ध होगा, ठीक है। यानी कि जिस परियोजना को स्वीकृति मिली है उसी के तहत PMEGP के अंतर्गत आपको दिया जाएगा।
और मौजूदा इकाइयाँ क्या है, PMRY और REGP या भारत सरकार का राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के अंतर्गत, और इकाइयों को उन्होंने पहले ही भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के अंतर्गत सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाया हो तो पात्र नहीं होगा। यानी कि अगर कोई मौजूद इकाई है जो किसके अंतर्गत बना है, जो हम बोले प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना या तो रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इस योजना के अंतर्गत जो दो योजना को मिलाकर बनाया गया था, इस योजना के अंतर्गत अगर आप पहले ही सब्सिडी ले चुके हैं और उससे स्थापित कर चुके हैं, या किसी भी सरकारी योजना, केंद्र सरकार की सरकारी योजना के अंतर्गत सब्सिडी लेकर आप पहले ही बिजनेस कर चुके हैं, तो दोबारा आपको इसका लाभ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, आप एक बार लाभ ले चुके हैं। और मौजूदा PMEGP क्या है, तो मौजूदा PMEGP या RMEGP मुद्रा इकाइयों की उन्नयन क्या है, तो PMEGP के अंतर्गत दावा की गई मार्जिन मनी सब्सिडी को 3 वर्षों की लॉक इन अवधि पूरे होने पर सफलतापूर्वक समायोजन किया जाना चाहिए। ठीक है, PMEGP के मुद्रा के अंतर्गत पहला ऋण निर्धारित समय में सफलतापूर्वक चुकाया जाना चाहिए। यानी कि आप जो पहले ऋण अगर लिए हैं तो समय समय पर चुका रहे हैं और 3 साल की अवधि पूरी हो गई है तब, और इकाई लाभ कमा रही हो और उसका टर्नओवर अच्छा हो तथा प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण उन्नयन के साथ टर्नओवर और लाभ में वृद्धि की संभावना भी हो तब। ठीक है, आरक्षण और वरीयता प्राथमिकता क्या है, तो गृह मंत्रालय द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के धारा 2D के तहत परिभाषित आपदा से प्रभावित घोषित क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं और विपत्तियों से प्रभावित व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, यानी कि पहले इन लोगों को लाभ दिया जाएगा। किसको, तो अधिनियम जो है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 2D के अंतर्गत जितने लोगों की चर्चा है उन लोगों को पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। बहिष्कार यानी किनको इससे बाहर कर दिया गया, नहीं दिया जाएगा। PMEGP के अंतर्गत नए उद्यमों इकाइयों के लिए किनको, मौजूदा इकाई में PMRY या REP, यानी कि वही जो हम बोले अभी दोनों इकाई मिल करके बनाया है, इन दोनों इकाइयों के या भारत सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत कोई भी इकाई पहले स्थापित कर चुके हैं और सब्सिडी का लाभ उठा चुके हैं उसको नहीं मिलेगा। PMEGP के अंतर्गत परियोजना स्थापित करने के लिए एक परिवार के केवल एक ही व्यक्ति को वित्तीय सहायता प्राप्त करने का पात्रता है। यानी जो अगर आपके परिवार में कोई और ले चुके हैं इस योजना का लाभ, तो इस पूरे परिवार को नहीं दिया जाएगा, किसी को नहीं। अब परिवार में किसको किसको शामिल किया गया है, तो स्वयं और पति पत्नी। ठीक है, स्वयं अगर हम ही लाभ ले चुके हैं या हमारी पत्नी लाभ ले चुकी है, या अगर हम अप्लाई करना चाह रहे हैं मेरे पति लाभ ले चुके हैं तो नहीं मिलेगा। ठीक है, इस योजना का लाभ। गतिविधियों की नकारात्मक सूची क्या है कि आपको किन किन चीज़ों के लिए, किन किन कामों के लिए आपको नहीं प्रोवाइड कराया जाएगा, तो सूक्ष्म उद्योगों परियोजना इकाई की स्थापना के लिए PMEGP के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियों के लिए अनुमानित नहीं है। ठीक है, अनुमति नहीं है। क्या क्या अनुमति नहीं है, आप वहाँ से लोन लेकर के मांस या वध संबंधी कोई भी उद्योग अगर व्यवसाय करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो अर्थात प्रसंस्करण, डिब्बाबंदी, ठीक है, और बने खाद्य प्रौद्योगिकी की सेवा नहीं करना चाहते। बीड़ी, पान, सिगार, सिगरेट आदि मादक पदार्थों का उत्पादन और निर्माण या बिक्री और शराब परोसने वाले किसी भी होटल या ढाबा या बिक्री केंद्र कच्चे माल के रूप में तंबाकू तैयार करना, ठीक है, या उत्पादन करना या बिक्री के लिए ताड़ी निकालने आदि के लिए अनुमोदित नहीं है। ठीक है, अनुमति नहीं है, या इन सभी कामों के लिए आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। चाय, कॉफ़ी, रबर आदि फसलों, बागानों की खेती से जुड़े किसी भी उद्योग व्यवसाय, रेशम उत्पादन, कोकून पालन, ठीक है, बागवानी, फूलों की खेती, पशुपालन की अनुमति नहीं है। इन सभी चीज़ों के लिए भी आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। हालांकि इनके अंतर्गत मूल्यवर्धक को PMEGP के अंतर्गत अनुमति दी जाती है। रेशम उत्पादन, बागवानी, फूलों की खेती आदि के से संबंधित कृषि, बाह्य कृषि से जुड़ी गतिविधियों से अनुमति मिलेगी। यानी कि आप कृषि रिलेटेड चीज़ों, ये जो कुछ चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है,
तो इसके अंतर्गत ले सकते हैं, किस योजना से लाभ ले सकते हैं, तो कृषि से जुड़ी गतिविधियों से भी अनुमति होगी, यानी कृषि से जुड़ी जो गतिविधियां हैं उन चीज़ों के लिए अनुमति दे रहा है। और पर्यावरण या सामाजिक आर्थिक कारकों को ध्यान में रखते हुए स्थानीय सरकार प्राधिकरण द्वारा निषिद्ध गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है, यानी कि उस समय वो बताएगा कि आपको ये सब गतिविधि करने के लिए अनुमति है या नहीं है। आइए आवश्यक दस्तावेज जान लेते हैं कि आपको डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लगने वाला है इस चीज़ को अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले जाति प्रमाण पत्र लगेगा। ठीक है, विशेष श्रेणी प्रमाण पत्र जहां आवश्यक हो। ठीक है, अगर आप किसी विशेष श्रेणी से आते हैं तो उसका भी प्रमाण पत्र अगर आवश्यक हो तो आपको वहां पे मांग लिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र प्रमाण पत्र आपको, ठीक है, और परियोजना रिपोर्ट, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र वाला लागू करना चाहते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र प्रमाण पत्र भी लगेगा, परियोजना का रिपोर्ट लगेगा, साथ में शिक्षा, ईडीपी, कौशल विकास प्रशिक्षण प्रमाण पत्र लगेगा, और कोई अन्य दस्तावेज उस समय पे अगर लग जाएगा तो आपको मांगा जा सकता है। तो इसको अप्लाई करने का क्या है कि एप्लीकेशन प्रोसेस, तो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए क्या होगा, तो एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट लगाने के लिए क्या विजिट करेंगे, वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आप विजिट करेंगे, उसके बाद वहाँ पे क्लिक करेंगे अप्लाई बटन पे और अंडर द एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट, और उसी के अंदर आपको एप्लीकेशन मिलेगा न्यू यूनिट के लिए। आप उसको पूरा फुलफिल करके और उसके बाद फर्निश्ड ऑल द रिक्वायर्ड डिटेल्स, और उसमें भरिएगा। ठीक है, जितने भी रिक्वायर्ड डिटेल्स होगा सबको भरने के बाद इस वेबसाइट पे क्लिक करके सेव एप्लीकेशन डेटा, ठीक है, एप्लीकेशन डेटा को सेव कर दीजिएगा, और ऑन द नेक्स्ट पेज अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एंड प्रोसीड फॉर दिस फाइनल सबमिशन। और बाकी जितना रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन आपसे मांगा गया है उसको आप अपलोड करके और फाइनल सबमिशन आप कर दीजिएगा। ठीक है, दूसरा एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन फॉर एग्जिस्टिंग यूनिट, वो नए यूनिट के लिए था। अगर आपके पास यूनिट लगा हुआ है उसके लिए आप लोन लेना चाहते हैं, आपने अपने पैसे से यूनिट लगाया है, उसको आप बड़ा करने के लिए या ठीक तरह से काम नहीं हो पा रहा है तो उसमें आप एग्जिस्टिंग जो आपका है पहले से, उसके लिए अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए इस वेबसाइट पे विजिट करिएगा। विजिट करने के बाद करिएगा क्लिक अप्लाई बटन पे क्लिक करिएगा। उसके बाद क्या कर रहा है कि एप्लीकेशन फॉर एग्जिस्टिंग यूनिट, ठीक है, आपको वहाँ पे दिखेगा अब एग्जिस्टिंग यूनिट के लिए उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्या करिए, क्लिक ऑन द यूनिट एप्लीकेशन टैब एंड फिल द कंप्लीट फॉर्म, पूरे फॉर्म को भरना है। उसके बाद क्या है, कंप्लीट द फॉर्म एंड क्लिक ऑन द नेक्स्ट पेज। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे क्लिक करना है, अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जितने भी उसमें मांगा गया आप उसको फुलफिल करके सबको अपलोड करिएगा। जितना केबी मांगा गया है केबी को घटा करके, ठीक है, जितना केबी मांगा गया है एलिजिबल होगा आप उसको अपलोड करिएगा। और अपलोड करने के बाद क्या है, एंड प्रोसीड द फाइनल सबमिशन कर दीजिएगा। ठीक है, लॉगिन फ्रॉम द रजिस्टर एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड लोन सब्सिडी फॉर अपग्रेडिंग ऑफ एग्जिस्टिंग यूनिट। तो क्या है, विजिट करिएगा उसमें सब्सिडी पाने के लिए, जो यूनिट एग्जिस्टिंग है उसमें सब्सिडी पाने के लिए विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट PMAGP का। उसके बाद एंटर योर यूज़र ID एंड पासवर्ड एंड क्लिक इनटू। ठीक है, तो ये है एप्लीकेशन करने का प्रोसेस। और अगर किसी भी तरह का आपको दिक्कत हो रहा है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो हम उसको और बेहतर तरह से समझाने का प्रयास करेंगे। और इसी तरह नई योजनाओं की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। खासकर सब्सक्राइब करें अपने उन दोस्तों के साथ जो योजना का लाभ लेना चाहते हैं या योजना की जानकारी लेना चाहते हैं। तब तक के लिए हमारे चैनल में बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।